Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. The book which we are using is Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition and the publisher of the book is Pearson Publishing. The author of the book are Sunil Chopra and Peter Mandel. Before starting today's lecture, let me first briefly give you a summary of what we have done so far. In the last lecture we have started lecture 5 which is on network design in the supply chain. Basically chapter 5 के अंदर ये बताया गया है कि जी आपने नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन करना है, खा वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, प्रोडक्शन नेटवर्क हो, रॉ मटेरियल नेटवर्क हो. बेसिकली ये बताया गया है कि जी नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन करना है सप्लाई चेन के अंदर. तो इस चैप्टर 5 के जो बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इज़ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन इन द सप्लाई चेन, identify the factors influencing supply chain network design decision. So understand the role of network design and identify factors influencing the supply chain network design decision. और फिर आखिर में जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चीज़ डिस्कस की थी वो एक फ्रेमवर्क की बात की थी कि जी इज़ देयर अ फ्रेमवर्क जो हमें बता सके कि अगर हमने नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन लेना है तो क्या कोई एक फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड कर सके, कोई ढांचा है या कोई सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम नेटवर्क के डिज़ाइन का डिसीजन ले सकते हैं. वो चीज़ हमने डिस्कस की थी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन. ये आपकी बुक का चैप्टर 5 की फिगर 5.2 है. इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जी फेज़ 1 होता है जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं, फेज़ 2 लेते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको कंसिडर कर रहे होते हैं, उनका आप एक एनालिसिस करते हैं. फेज़ 3 के अंदर आप डिज़ायरेबल साइट्स जो होती हैं उनको सेलेक्ट करके फेज़ 4 के अंदर आप लोकेशन चॉइसेस करते हैं. तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर कि ये जो टॉप टू बॉटम आपके पास आ रहा है ना फेज़ 4 फेजेस, इन 4 फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ नेटवर्क. और नेटवर्क डिज़ाइन का अगर आपको डिसीजन ले रहे हैं तो आपको इन 4 फेजेस से गुजरना पड़ेगा. जो हमने कल के लेक्चर के अंदर या जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ नहीं डिस्कस की थी इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन डिज़ाइन डिसीजन. ये जो है आज के दिन या आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. बेसिकली 4 फेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जी इन 4 फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा और उन फेजेस के बाद आपने साइट सिलेक्शन करनी है या नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजन लेना है. अब हम देखते हैं कि जी हमें कौन कौन से मॉडल्स या कौन कौन से टेक्निक्स हमारे पास हैं जिससे हम डिज़ाइन का जो प्रोसेस है उसको बेहतर कर सकते हैं या उसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. इसके अंदर पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है मॉडल्स फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन. कैपेसिटी एलोकेशन एंड फैसिलिटी लोकेशन ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फैसिलिटी लोकेशन क्या होती है और कैपेसिटी एलोकेशन क्या होती है. कैपेसिटी एलोकेट आप तब करते हो जब आपका नेटवर्क डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ होता है, आपके जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी डेवलप होके काम कर रहे हैं. अब आपने उनको मैनेज करना है तो तब आप कैपेसिटी एलोकेट कर रहे होते हो. फैसिलिटी लोकेशन तब होती है जब आप अभी डिज़ाइन प्रोसेस में होते हो कि अभी आपने डिसीजन लेना है कि मैं कहाँ लगाऊं. अभी तक आपका फिजिकल नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है, आपने अभी डिसाइड करना है मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ. ठीक है, तो अगर ये पहला स्टेप है कि जी हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं जिससे हम फैसिलिटी लोकेशन
और कैपेसिटी एलोकेशन के डिसीजन ले सकते हैं। फैसिलिटी लोकेशन का मतलब हो गया कि जी अब हमने डिज़ाइन करना है, हमारा नेटवर्क कैसा होना चाहिए, हमारी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। ये फैसिलिटी एलोकेशन में अंदर आ जाता है। अब कैपेसिटी एलोकेशन के अंदर आपके पास पहले से ही नेटवर्क बना हुआ है, अब आपने मैनेजमेंट डिसीजन लेना है कि कितनी कैपेसिटी किस फैक्ट्री को एलोकेट की जाए। तो फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन जो अभी हम मॉडल्स पढ़ने जाएंगे ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे ये इन दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। बेसिकली मॉडल्स फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन क्या है? मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन नेटवर्क व्हाइल प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस। अब इन मॉडल्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सप्लाई चेन की वो मैक्सिमाइज की जाए या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज किया जाए वाइल मेंटेनिंग के जी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी रिस्पॉन्सिवनेस की वो पूरी आ जाए। अब आपको नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर बड़े ट्रेड ऑफ्स देखने पड़ते हैं कि जी हम कहाँ अपनी फैसिलिटी लगाएं, हमें टैक्सेस कितने देने पड़ेंगे, हमें टैरिफ्स कितने देने पड़ेंगी, डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग द डिसीजन इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। जिस तरह हमने फ्रेमवर्क पहले पढ़ा है ना, इसके अंदर कितने ज़्यादा फैक्टर्स थे जो हमें कंसिडर करना पड़ता है और बड़े ट्रेड ऑफ इसके अंदर करना पड़ता है कि जी क्या मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं या कम टैक्स देना है, ज़्यादा टैक्स देना है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना रखना है, डिमांड में चेंज कितनी आ सकती है। तो ये सारे के सारे जब आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना तो आपने इन जो डिसीजंस हैं उनको अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। Network design models used to decide on location and capacity and to assign current demand to the facility। वही बात कि जी नेटवर्क डिज़ाइन मॉडल्स जो हैं उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किस लोकेशन पे हमने चीज़ को बनानी है, कितनी कैपेसिटी उस चीज़ की होनी चाहिए और अगर वो ऑलरेडी काम कर रही है तो कितनी कैपेसिटी असाइन करनी है टू अ सर्टेन फैसिलिटी। अब इसके लिए इन मॉडल्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है वो इस स्लाइड के अंदर समराइज हुई हुई है। मॉडल्स फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन के लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव टू हैव दिस इन्फॉर्मेशन before applying the techniques which I will be showing you today। सबसे पहले आपके पास लोकेशन होनी चाहिए सप्लाई सोर्सेस की एंड मार्केट्स की। लोकेशन डिफरेंट तरीकों में आप ले सकते हो। लोकेशन आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर भी ले सकते हो जो जीपीएस की लोकेशन होती है। लोकेशन आप मैप के उसके अंदर भी ले सकते हो, एक बड़ा मैप और उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं। तो लोकेशन होना आपके पास ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ पोटेंशियल फैसिलिटी साइट्स के जी आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप फैसिलिटी लोकेशन का डिसीजन ले रहे हो, कैपेसिटी एलोकेशन का नहीं ले रहे, फैसिलिटी लोकेशन का ले रहे हो, तो फिर आपके पास पोटेंशियल फैसिलिटी की साइट्स जो आपने वो की हुई हैं, शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, डिज़ायरेबल साइट्स जो आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं वो आपके पास होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि जी फोरकास्ट, डिमांड जो आएगी मार्केट से उसकी कोई फोरकास्ट है आपके पास के नहीं। फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, लोकेशन डिसीजन को लेने के लिए, कैपेसिटी एलोकेशन डिसीजन को लेने के लिए आपके पास डिमांड फोरकास्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि जी जो मेरी सप्लाई चेन है उसकी कोई डिमांड आ रही है किसी चीज़ की कस्टमर की तरफ से और फिर उसको आपने सप्लायर से डिमांड करना है रॉ मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि जी कितनी डिमांड आएगी कस्टमर की तरफ से, तभी आप अपना सारा सप्लाई चेन नेटवर्क जो है उसको मोबिलाइज करोगे। इसलिए ये जो डिमांड है फ्रॉम द कस्टमर साइड ये बहुत अच्छे तरीके से इस पे बहुत सोच समझ के बहुत एफर्ट खर्च करके आपने डिमांड फोरकास्ट को जनरेट करना है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स के जी हम फोरकास्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, इसी बुक के अंदर आगे पढ़ेंगे, मगर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जी आपके पास डिमांड फोरकास्ट ऑफ द मार्केट या डिमांड फोरकास्ट ऑफ द कस्टमर होना ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जी आपको पता होना चाहिए फैसिलिटी की कितनी कॉस्ट होगी, लेबर की कितनी कॉस्ट है, एंड मटेरियल कॉस्ट बाय साइट। क्योंकि अब तक आप फैसिलिटी लोकेशन का अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो अब तक आपने 3-4 साइट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, डिज़ायरेबल साइट्स को आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं किस जगह पे फैसिलिटी को एलोकेट करूं, फैसिलिटी को लोकेट करूं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लेबर कॉस्ट क्या है, फैसिलिटी कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जी अगर मैं इधर लगाता हूँ तो मुझे मटेरियल कितने का मिलेगा, अगर मैं फैक्ट्री दूसरे शहर में लगाता हूँ तो उधर मुझे मटेरियल का कितना कॉस्ट लगेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन ईच पेयर ऑफ द साइट्स। अब जाहिर बात है कि जी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी पता होना चाहिए कि जी कितनी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ द साइट्स कितना आपको खर्चा होगा। इन्वेंट्री कॉस्ट बाय साइट एंड अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अब आपके पास इन्वेंट्री कॉस्ट भी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिज़ायरेबल साइट्स, और ये क्वांटिटी के फंक्शन में, क्योंकि बाज़ जगहों पे ज़मीन की कमी होती है या बाज़ जगहों पे इन्वेंट्री जो होती है वो मेंटेन करना ज़रा महंगा होता है, तो फिर उसके हिसाब से साइट बाय साइट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि जी अगर मैं किसी चीज़ को स्टोर करता हूँ तो वो स्टोरेज मुझे कितने की पड़ेगी, और ये आपको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी करनी पड़ेगी कि अगर मैं 1 टन या 1 किलो या 2 किलो या 4 किलो चीज़ अगर स्टोर करता हूं तो मुझे पर किलो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन डिफरेंट रीजन। अब आप जो चीज बना रहे हो अपने सप्लाई चेन नेटवर्क के थ्रू, उसकी सेल्स प्राइस क्या है। आपको टैक्स एंड टैरिफ्स भी पता होने चाहिए, और आखिर में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जी आपने क्या सर्विस फैक्टर प्रोवाइड करना है या क्या रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करना है। सर्विस फैक्टर एंड रिस्पॉन्स टाइम मैं आपको पहले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। इफ़ यू स्टिल, अगर आपको अभी भी इसके अंदर कोई मसला है तो आप पीछे चैप्टर जाके, आई थिंक इट्स चैप्टर 3 इन विच देयर वर परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, आप उसको फिर से एक दफ़ा रीड कीजिए। रिस्पॉन्स टाइम यही होता है कि जी कितने टाइम में आप कस्टमर तक चीज़ को पहुंचा सकते हैं। सर्विस फैक्टर की ऑफिशियल या आप कह सकते हैं जो रिटन डेफिनेशन है वो तो यही है कि जी कितनी आपकी इन्वेंट्री से ऑर्डर कितने फुलफिल हो जाते हैं, कि जो कस्टमर डिमांड आ रही है वो इन्वेंट्री से कितनी फुलफिल हो जाती है। मगर नॉर्मल इसका यही है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी आप अपने कस्टमर को जो वो चीज़ मांग रहा है प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आई विल सजेस्ट कि जी अगर आपको इन चीज़ों में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके इनको एक दफ़ा बुक से फिर देख लीजिए। तो किसी भी आपने फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन का जो भी डिसीजन लेना है, आपके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कोई भी अगर आप मॉडल इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर आपका ये डिसीजन है कि मैंने फैसिलिटी को किस जगह पे लगाना है और मैंने कितनी उसको कैपेसिटी एलोकेट करनी है, ये सारे की सारी डिसीजंस के लिए आपके पास ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें यही चीज़ हमने इस फ्रेमवर्क के अंदर भी देखी थी कि जी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो इस स्टेज के अंदर आ रही थी। अब लोकेशन के अंदर आप देखें एडिशनल कॉस्ट और भी आ गई है, फैक्टर्स कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो ये सारे के सारे एज अ फ्रेमवर्क हम पढ़ चुके हैं कि जी टैक्स एंड टैरिफ्स आपको पता होने चाहिए, रीजनल डिमांड आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कंपेटिटर्स आपके क्या हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ आप कितनी रखोगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपकी कितनी होंगी, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, डिमांड के अंदर क्या रिस्क आ रहा है, इसी तरीके से फैक्टर्स कॉस्ट क्या है जिसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है, मटीरियल कॉस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले एक फ्रेमवर्क के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उस फ्रेमवर्क का मकसद ये था कि वो आपको एक
एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। जाहिर बात है हर तरह का जो डिसीजन होता है उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, मगर उस फ्रेमवर्क ने आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया है कि इस फेजेस से गुजरो, इन कामों को कर लोगे तो नेटवर्क के जो डिज़ाइन डिसीजन है वो आप ले सकते हो। अब आपके पास एक नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन आया है कि मैंने अपनी फैसिलिटी को कहाँ लोकेट करना है या मैंने कितनी कैपेसिटी की फैसिलिटी बनानी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद हम अपना नेटवर्क का डिज़ाइन डिसीजन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, ये जो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है ये आपकी बुक के अंदर 129th पेज पे दी हुई है। बेसिकली आप देख रहे हैं ये एक्सेल की एक फाइल है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये एक बेसिक एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर दी गई है। एक कंपनी है जिसका नाम सन ऑयल है, उन्होंने डिसाइड करना है कि जी हम अपने प्लांट कहाँ कहाँ किस किस कैपेसिटी में लगाएं। ठीक है, उन्होंने डिसीजन लेना है कि किस कैपेसिटी का प्लांट किस जगह पे लगाया जाए ताकि हमारी जो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए या सप्लाई चेन सरप्लस सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन सरप्लस बढ़ जाए। ठीक है, अब उस कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो लो कैपेसिटी का प्लांट लगाएं या तो वो हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाएं। तो ये इंफॉर्मेशन अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिमांड है इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है कि जी आपकी डिमांड कितनी है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम देख सकते हैं। आपके जो सप्लाई रीजन्स हैं वो ये वाले रीजन्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अब इनके अंदर डिमांड कितनी है, इनके अंदर इन रीजन्स के अंदर डिमांड इतनी है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिमांड इतनी है, साउथ अमेरिका के अंदर डिमांड 8 है, यूरोप के अंदर डिमांड 14 है एंड एशिया के अंदर डिमांड 16 है एंड अफ्रीका के अंदर डिमांड जो है वो 7 है। अब ये जो डिमांड है ये जाहिरी बात है इन मिलियंस के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन मिलियन यूनिट्स। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 12 मिलियन यूनिट्स हैं, साउथ अमेरिका के अंदर 8 मिलियन यूनिट्स हैं, यूरोप के अंदर 14 मिलियन यूनिट्स और एशिया के अंदर 16 मिलियन और अफ्रीका के अंदर 7 मिलियन यूनिट्स की डिमांड है। अब इस कंपनी ने डिसाइड करना है कि जी हम अपना प्लांट किधर लगाएं और कितनी कैपेसिटी का लगाएं। ठीक है, तो अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो लो कैपेसिटी का प्लांट लगाएं या तो वो हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाएं। लो कैपेसिटी की क्या कॉस्ट है, लो कैपेसिटी की कॉस्ट जो लगाने की है वो इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स है और उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर हर साल जो उसको चलाने की या उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है दैट इज़ अबाउट 6000 मिलियन डॉलर्स। इसी तरह से अगर आप हाई कैपेसिटी का लगाते हो तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ अबाउट 9000 मिलियन डॉलर्स। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जी अगर हम नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से सप्लाई करते हैं तो हमें कितने पैसे लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को सप्लाई करते हैं एक ख़ास नंबर ऑफ यूनिट्स को तो हमारे कितने पैसे लगते हैं। अब जिस तरह से अगर आप 1 मिलियन यूनिट्स को नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जो पर आपको जो टोटल कॉस्ट आएगी 1 मिलियन यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने की दैट विल बी अबाउट $92,000।
तो ये इस तरीके से इस टेबल के अंदर शो हुआ है। इसी तरह अगर आप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो 1 मिलियन यूनिट्स को, तो आपके पास कितनी कॉस्ट आएगी, दैट विल बी अबाउट $101,000। ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन यूनिट्स फ्रॉम दिस रीजन टू दैट रीजन। तो दैट इज द बेसिकली इट शोज दैट कॉस्ट। इसी तरीके से ये शो किया गया है कि जी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है प्लांट की। द फिक्स्ड कॉस्ट इज अबाउट $6,000 अगर आप एक लो कैपेसिटी प्लांट लगाते हैं, तो लो कैपेसिटी प्लांट को नॉर्थ अमेरिका में अगर आप लगाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अबाउट, या द कंपनी अबाउट $6,000 पर ईयर, या आप इसको कह सकते हैं $6 मिलियन पर ईयर। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका में प्लांट लगेगा तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो लो कैपेसिटी यूनिट है तो उसकी कैपेसिटी इज अबाउट 10 मिलियन यूनिट्स। ठीक है, तो कैपेसिटी इज अबाउट, लो कैपेसिटी प्लांट की जो है दैट इज अबाउट 10 मिलियन यूनिट्स। 10 मिलियन इज अबाउट दिस 1 2 3 4 5 6 ये यूनिट्स लो कैपेसिटी यूनिट्स है। अगर ये हाई कैपेसिटी यूनिट आप लगाओगे तो इट विल कॉस्ट यू, अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाई कैपेसिटी यूनिट लगाओगे तो इट विल कॉस्ट द कंपनी अबाउट $9 मिलियन। ठीक है, इन फिक्स्ड कॉस्ट उसको लगाने की और उसको मेंटेन रखने की, और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, वो 20 मिलियन यूनिट्स की होगी। ठीक है, तो ये इसकी हाई कैपेसिटी है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रही है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन दे रही है। इस जगह से इस जगह पे भेजोगे तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्सेस और इस तरह के जो टैरिफ्स हैं वो सारे इंक्लूड करके इसके अंदर दिए हुए हैं कि जी कॉस्ट वो कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो हमने इस वक्त डिसीजन के अंदर देख लिया कि जी कॉस्ट्स क्या हैं, कैपेसिटीज क्या हैं और डिमांड्स क्या हैं। अब डिफरेंट रीजन की डिमांड भी आपके पास आ गई कि जी आपके पास नॉर्थ अमेरिका की डिमांड इज अबाउट 12 मिलियन यूनिट्स, साउथ अमेरिका की अबाउट 8 मिलियन यूनिट्स हैं, यूरोप की 14 मिलियन यूनिट्स हैं, एशिया की 16 है, अफ्रीका की 7 मिलियन है। और इस तरीके से हमने हर जगह की इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप इस जगह से इस जगह तक चीज़ भेजोगे तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर आप प्लांट उस जगह पे लगाते हो, नॉर्थ अमेरिका में लगाते हो तो आपको 6 मिलियन का लगेगा प्लांट, साउथ अमेरिका में लगाते हो तो 4.5 मिलियन का लगेगा, यूरोप में लगाते हो तो 6.5 मिलियन का लगेगा, एशिया में लगाते हो 4.1 मिलियन का लगेगा, अफ्रीका में लगाओगे तो 4 मिलियन का लगेगा। और अगर आपने हाई कैपेसिटी प्लांट लगाना है तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 9 मिलियन, साउथ अमेरिका के अंदर 6.7 मिलियन, यूरोप के अंदर 9.7 मिलियन, एशिया के अंदर 6.1 मिलियन और अफ्रीका के अंदर 6 मिलियन। तो ये हाई कैपेसिटी का प्लांट है। और ये लो कैपेसिटी एंड हाई कैपेसिटी शो कर लिए हैं कि जी अगर लो कैपेसिटी का लगाओगे तो इतनी उसकी कैपेसिटी है कि वो 10 मिलियन चीज़ें 10 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बना सकता है, और अगर आप हाई कैपेसिटी का लगाते हो तो वो 20 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बना सकता है। ठीक है, अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले देख ली कि जी आपको किसी भी फैसिलिटी लोकेशन का डिसीजन लेने के लिए या कैपेसिटी या लोकेशन का डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आपके पास क्या है, लोकेशन ऑफ द सप्लाई सोर्स एंड मार्केट, आपको पता है कि किस जगह से हमने चीज़ लेनी है और किस जगह तक पहुंचानी है। पोटेंशियल साइट्स भी आपको पता है कि जी ये आपके पास ऑप्शंस हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी बात हो गई। डिमांड फोरकास्ट भी आपको पता है कि जी ये देखें ये जो डिमांड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अबाउट इतनी। तो ये फोरकास्टेड हो सकते हैं, ये जो 12, 8, 14, 16, 7 ये फिगर्स फोरकास्टेड ही होंगे, जाहिर बात है। बहुत सारे केसेस के अंदर, बहुत सारे केस के अंदर हिस्टोरिकल डाटा से लेके फोरकास्टिंग की जाएगी, बास केसेस के अंदर हिस्टोरिकल डाटा अगर नहीं मौजूद तो मार्केट सर्वे करके देखा जाएगा कि कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है।
लेबर कॉस्ट ऑफ दी साइट्स, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सारी की सारी उसके अंदर शो हुई हुई हैं कि जी जो फिक्स्ड कॉस्ट उस साइट को बनाना और उस साइट को ऑपरेट अगर आप 1 साल के लिए खोले रखते हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपके पास वो भी हैं सारी की सारी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन ईच पेयर ऑफ द साइट, आपके पास ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं डिफरेंट पेयर्स के जी। अगर मैं अफ्रीका, एशिया और यूरोप, साउथ अमेरिका अगर मैं इनको भेजता हूँ इस जगह से इस जगह तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी। अब देखें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये स्टैंडर्डाइज कर दी गई है कि जी हर मिलियन यूनिट्स को 1 मिलियन यूनिट्स को भेजने के लिए कितना पैसा लगेगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका 1 मिलियन यूनिट्स भेजते हो तो इट विल कॉस्ट यू अबाउट $92,000। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि अगर 1 मिलियन चीजें भेजी जाएं तो कितनी हो सकती हैं। इसी तरीके से और क्या हमारे पास है, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये अभी इसके अंदर नहीं शो, सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन डिफरेंट रीजन, ये भी नहीं। टैक्स एंड टैरिफ्स इसके अंदर अभी डाला गया है कि जी टैक्स एंड टैरिफ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसके अंदर टैक्स एंड टैरिफ्स डाले गए हैं। तो अब तक प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मली एक्सेल के थ्रू सॉल्व करते हैं और वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। मगर क्या तरीका होता है बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब जिस तरह भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो सारी की सारी एक्सेल के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह की जाती हैं। आपकी जो एक्सेल्स की फाइल है इस किताब के साथ, जो एक्सेल इस किताब के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सेल की, वो आपको एक्सेल फाइल्स इस कोर्स के साथ मिलेंगी। आपको एक अलहदा से फोल्डर के अंदर मिलेंगी जिसके अंदर चैप्टर वाइज हर चैप्टर की एक्सेल फाइल्स दी हुई होंगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आपसे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर आपको लेक्चर में नहीं नजर आ रहा तो आप जाके चैप्टर वाइज वो स्लाइड खोलेंगे तो उसके अंदर वो आपको स्लाइड मिल जाएगी। अब कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपने फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसका एक तरीका है सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है कि जी सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन तो आ ही गई, ठीक है, तो इन्फो तो आपके पास होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन के जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है ये वो। फिर उसके बाद आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना होता है, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल का क्या मकसद होता है? मैथमेटिकल मॉडल आपको एक गाइड करता है कि जी मैंने क्या क्या चीज मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। जब मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है तो फिर आप उसका एक एक्सेल मॉडल बनाते हैं। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उसके अंदर फिर उस प्रॉब्लम का ओवरऑल मॉडल बनाते हैं और फिर आप एक्सेल का सॉल्वर टैब यूज करते हैं। सॉल्वर टैब के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं सॉल्व करने के लिए और जो बेसिक टेक्निक हम यूज करते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक का सॉल्वर यूज करते हैं ताकि हम जो सोल्यूशन है हमारा या जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकाल सकें। अब ये जो कैपेसिटी एलोकेशन एंड फैसिलिटी लोकेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग हाथ से इजीली नहीं सॉल्व कर सकते। नॉर्मली इसके लिए हमें कंप्यूटर की यूज़ करना पड़ता है और कंप्यूटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को हम लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? वो बेसिकली ये होती हैं कि जी आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि कोई ऑब्जेक्टिव है जो आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन या परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो सके। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट द मोर यू कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग, देन यू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर। इसलिए ये भी जो फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन की प्रॉब्लम है इसके अंदर हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए हम इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का सॉल्वर यूज करते हैं। तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन अपने
मॉडल के बारे में या अपने सिनेरियो के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उसके बाद आपने जाके मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। उसका मैथमेटिकल मॉडल इज जस्ट फॉर रेफरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस। फिर उसके बाद जब आप मैथमेटिकल मॉडल बना देते हो तो फिर उसका एक्सेल मॉडल बनाया जाता है और फिर उसको स्टोर सॉल्वर के थ्रू सॉल्व किया जाता है। सॉल्वर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं सॉल्व करने के लिए। हम जो सॉल्वर यूज करेंगे उसके अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग का जो एल्गोरिदम है वो यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेन हो सके। इस केस के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सप्लाई चेन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम द सप्लाई चेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी आपका जो मॉडल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, उस मॉडल के अंदर हमने कंसिडर, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें तो डिस्कस की हैं। अभी हम देखते हैं कि जी और हम किस किस तरीके से उसे मैथमेटिकली किस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें तो सबसे पहले आ रहा है एन, नंबर ऑफ पोटेंशियल प्लांट लोकेशन और कैपेसिटीज। ठीक है, तो एन रिप्रेजेंट करता है कि जी कोई पोटेंशियल प्लांट लोकेशंस, फिर एम नंबर ऑफ मार्केट्स और डिमांड पॉइंट्स। ठीक है, कि जी आपकी डिमांड कितनी जगहों से आनी है, क्या क्या जगह हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो इस तरीके से आपने कितने प्लांट लगाने हैं या किस जगह पे आपने प्लांट लगाना है तो उनका नंबर क्या है, वो किस जगह पे होंगे, वो सारी। एनुअल डिमांड फ्रॉम द मार्केट, अब मार्केट जो है वो एम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि लेट्स से कि जी 4 मार्केट्स हैं तो उन 4 मार्केट से कितनी डिमांड होगी, वो जो एनुअल डिमांड है वो हम शो कर देते हैं डी जे से। तो अगर हम जे को फ्रॉम 1 to 4 लेके जाएंगे तो क्या होगा, D1, D2, D3, D4। तो हमारे पास जो 4 मार्केट्स हैं उनसे डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी आनी है। पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट आई, अब आपके पास जो प्लांट लोकेशंस हैं वो लेट्स से कि जी 3-4 लोकेशंस आपने सेलेक्ट कर ली हैं, आप उधर प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी वो भी रिप्रेजेंटेड बाय के आई। इसी तरह एनुअलाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कीपिंग द प्लांट आई ओपन। अब ये देखें प्रॉब्लम पिछली एक्सेल के अंदर जो मैंने आपको शीट दिखाई थी कि जी कितनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपको एक फैसिलिटी को मेंटेन करने के और उसको लगाने के, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट इसके अंदर आ रही है। ये यही मॉडल शो कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड शिपिंग 1 यूनिट फ्रॉम पॉइंट आई प्लांट आई टू मार्केट जे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड टैरिफ। तो कॉस्ट ऑफ सी आई जे कॉस्ट ऑफ शिपिंग 1 यूनिट, 1 यूनिट या एक सेट ऑफ यूनिट्स, आप 1 यूनिट भी कर सकते हो, 1 मिलियन यूनिट्स भी कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि जी आप वो कॉस्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हो। एक चीज़ की कॉस्ट है तो वो एक चीज़ के साथ होगी, अगर 1 मिलियन यूनिट की कॉस्ट है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह कि जी एक प्लांट से दूसरे प्लांट, अगर आपके पास 2 प्लांट्स हैं और आपने 3 कस्टमर हैं तो इससे कितनी होगी, इससे कितनी कॉस्ट होगी, इससे कितनी कॉस्ट होगी। तो ये सारी आपको बतानी पड़ेंगी कॉस्ट कि जी इधर से अगर मैं चीज़ भेजता हूँ तो इधर से मैं चीज़, तो ये CIJ आपको ये बताता है कि जी अगर आप इस फैसिलिटी से इस जगह तक चीज़ पहुँचाओगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब हम एक बाइनरी वेरिएबल रख देते हैं जिसको हम कहते हैं YI। 1 होगा तो ये प्लांट ओपन होगा, 0 होगा तो ये प्लांट क्लोज होगा। XIJ जो है इट रिप्रेजेंट्स, XIJ रिप्रेजेंट्स दी क्वांटिटी शिफ्ट फ्रॉम प्लांट आई टू मार्केट जे। तो अभी तो यहाँ तो हमने शो कर दिया था ना कि जी कॉस्ट कितनी है, और अब हम एक और नेटवर्क से शो कर सकते हैं कि जी कितनी क्वांटिटी भेजी जाएगी। तो वो सारे की सारी हम देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी होगी, ये तो कॉस्ट होगी, कितनी क्वांटिटी हमने भेजी इस प्लांट से इस जगह तक। तो अब आपका ये जो है मैथमेटिकल मॉडल बन गया है। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उस किस लिए यूज होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों
लिमिटेड रिसोर्सेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अंडर टेकिंग इन कंसिडरेशन अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आपने फॉर्मुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और एक आपके पास कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हर लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्मुलेशन के अंदर होती हैं। डिसीजन वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स, ये कोई वेरिएबल वैल्यू है जो चेंज होती है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है ना, तो ये कोई चीज चेंज होने वाली चीज है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जिसके अंदर मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन किसी चीज की करनी हो, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि जी तुमने इस चीज को एड अप करना है, इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, और इसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और कंस्ट्रेंट किन चीजों की, आपकी जो लिमिटेशन है वो किन चीजों की है। ठीक है, तो आप इस मैथमेटिकल मॉडल के अंदर भी देखें, आपको सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हमने डिफरेंट जो है सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना आपका, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है कि जी मिनिमाइजेशन ऑफ एफ आई एंड वाई आई। एफ वाई क्या कहती है? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कीपिंग अ प्लांट आई ओपन। वाई आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि जी 1 होगा तो प्लांट ओपन होगा, 0 होगा तो प्लांट क्लोज होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसका पहला हिस्सा कह रहा है कि जी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करनी है आपने। ठीक है, उसका दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है कि जी जितनी भी कॉस्ट, सी आई जे क्या रिप्रेजेंट करती थी? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड शिपिंग 1 यूनिट फ्रॉम आई टू जे। जो जितनी भी कॉस्ट है और जितनी भी क्वांटिटी आपने भेजी है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आप करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट, और कितनी क्वांटिटी भेजी है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी प्लांट आई से किसी मार्केट तक भेजने की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा है कि जी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल जो कॉस्ट है आपकी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू दी मार्केट, वो दोनों जो चीजें हैं वो मिनिमाइज होनी चाहिए। अब इसका तरीका क्या है? मैथमेटिकल तरीका इसका ये है, I1 to N, I1 to N, J1 to N। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जिससे हम प्लांट कैपेसिटी लोकेशन एंड फैसिलिटी लोकेशन के डिसीजंस को का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गए कुछ ना कुछ डिसीजन वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर लिए। डिसीजन वेरिएबल्स ये सारे के सारे थे कि जी ये वो चीज़ें जो हमने कंसिडर करनी है, ये वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये है कि जी एक मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने कम करनी है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट टू। अब ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हैं कि जी ये आपने इन कंस्ट्रेंट्स को अंडर कंसिडरेशन रख के आपने इस मॉडल को सॉल्व करना है। अच्छा, ये पहली कंस्ट्रेंट क्या बताती है कि जी जितनी भी आपने चीज, द क्वांटिटी, एक्स आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी जो बनी है। जितनी भी आपने क्वांटिटी बनाएंगे सारे प्लांट्स के अंदर, क्योंकि समीशन का साइन है ना, देखें अब आपने जितने भी प्लांट्स हैं उनकी शिफ्ट फ्रॉम प्लांट आई टू प्लांट टू मार्केट जे, एक्स आई जे क्या शो करती है? ये शो करती है कि जो क्वांटिटी शिप की गई है फ्रॉम प्लांट आई टू मार्केट जे। अब मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि जी आपके पास एक प्रोडक्शन प्लांट है और 2 मार्केट्स हैं। ठीक है, तो X1 होगा, ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है। ठीक है, तो X11 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्शन प्लांट से इस मार्केट तक गई है, और X12 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्शन प्लांट से इस मार्केट तक गई है। तो अगर हमारे पास इस प्रोडक्शन प्लांट से इस मार्केट तक 10 चीजें जाएं और इस प्रोडक्शन प्लांट से इस मार्केट तक 20 चीजें जाएं, तो XI11 प्लस
1 2 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30, यही होता है ना। तो अब ये जो साइन क्या शो कर रहा है, ये साइन शो कर रहा है कि समीशन ऑफ एक्स आई जे, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली ये साइन शो करता है कि जितनी भी चीजें बन के ट्रांसपोर्ट की गई हैं दे शुड बी इक्वल टू दी डिमांड। ठीक है, कि जितनी आपसे डिमांड की गई है, मार्केट ने जितनी आपसे डिमांड की है उतनी ही चीज आपने मार्केट तक पहुंचानी है। तो ये पहली कंस्ट्रेंट है इसकी। दूसरी कंस्ट्रेंट इसकी क्या है कि जी जाहिर बात है कोई भी जो प्रोडक्शन प्लांट है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं बना सकता ना। अगर आपने प्रोडक्शन प्लांट लगाया है कि उसकी एनुअल कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की है तो वो 30,000 यूनिट्स तो नहीं बना सकता ना। तो जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो वो नहीं बना सकता ना। तो पहली कंस्ट्रेंट तो आपने लगा दी कि जी जितनी डिमांड होगी उतनी ही आपने उसको भेजनी है चीज़। अब दूसरी कंस्ट्रेंट जो आपने लगानी है वो ये है कि जी जितनी आपके प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है उतनी ही आप चीज उसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल मॉडल हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपनी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम वही चल रही है सन ऑयल की कि जी उनको एक प्रॉब्लम ये है कि जी उन्होंने प्रोडक्शन प्लांट लगाने हैं, उनके पास डिफरेंट कॉस्ट्स हैं कि जी अगर मैं नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका तक भेजूं 1 मिलियन यूनिट्स तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास हैं उसके अंदर कि जी प्रॉब्लम के अंदर कि ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेंगी डिफरेंट नोड्स विद इन दी नेटवर्क। और अगर वो लो कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, अगर वो हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। ये सारी की सारी जो कॉस्ट हैं ये पहली वाली शो हुई हुई है कि अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप लो कैपेसिटी वाला प्लांट लगाते हो जिसकी कैपेसिटी इतनी होगी तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी होगी। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं जिसकी कैपेसिटी इतनी होगी तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी होगी। ठीक है, अब हमने अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली जब देख लिया कि जी लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं कि जी किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर 3 चीज़ें हैं। डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, आपके पास कंस्ट्रेंट्स होंगी और आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमने मैथमेटिकली देख लिया। डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं अब हम देखते हैं। डिसीजन वेरिएबल अब इन्होंने ये करना है कि डिसीजन क्या है। डिसीजन ये है कि मैं किस जगह पे प्लांट खोलूं और कितनी कैपेसिटी का प्लांट खोलूं। फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन, कितनी कैपेसिटी का खोलूं, किस जगह पे खोलूं। ठीक है, तो अब वो डिसीजन लेने के लिए एक्सेल के अंदर ही मॉडल कर लेते हैं कि जी हम एक थोड़े बहुत डिसीजन वेरिएबल्स के लिए सेल्स रख देते हैं। इस तरीके से ये आपके पास सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स के सेल हैं। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर लो कैपेसिटी का प्लांट लग गया। देखें ये वाला लो कैपेसिटी का है और ये वाला हाई कैपेसिटी का है। अगर ये वाली चीज़ 1 हो जाए तो इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका के अंदर लो कैपेसिटी का प्लांट लगाया जाए। अगर ये चीज़ 1 हो जाए तो इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाया जाए। इसी तरीके से अब ये जो शो कर रहे हैं कि जी ये जो सेल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि जी किस जगह से कितनी चीज़ को भेजना है। ठीक है, अब लेट मी शो यू दी एक्सेल फाइल जो इस चैप्टर के साथ है। अब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सेल फाइल के अंदर शो करता हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एक्सेल फाइल के अंदर हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी वही प्रॉब्लम है जो हमने बुक के अंदर देख रहे हैं। दिस इज द फिफ्थ चैप्टर, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द इन चैप्टर 5 ऑफ द बुक। आपके पास कॉस्ट्स हैं सारी की सारी, आपके पास डिफरेंट फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ दी हुई हैं, डिमांड्स दी हुई हैं।
डिसीजन वेरिएबल्स आपके पास हैं, ये इस तरीके से हमने सारा मॉडल कर दिया है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जी लो कैपेसिटी का लगाएं, हाई कैपेसिटी का लगाएं, कितनी डिमांड किस रीजन से आपने फुलफिल करनी है। यहाँ आपके पास अगर आप देखो तो ये शो कर रहा है अनमेट डिमांड, कि जी जितनी डिमांड है उसमें से कितनी पूरी हो रही है, कितनी नहीं हो रही। आपकी टोटल डिमांड डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये दी हुई है कि जी नॉर्थ अमेरिका के अंदर 12 मिलियन यूनिट्स की डिमांड है, साउथ अमेरिका के अंदर 8 की, यूरोप के अंदर 14 की, एशिया के अंदर 16 की और अफ्रीका के अंदर 7 मिलियन की। ये फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है सारी की सारी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप देखें तो ओवरऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हर चीज़ की दी हुई है कि अगर आप लो कैपेसिटी का प्लांट लगाते हो तो उसकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और वो कितनी कॉस्ट का होगा। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सॉल्वर की ज़रूरत पड़ेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर की। अब इसके लिए हम जाएंगे सीधा डेटा में, डेटा के अंदर आप जाओगे एनालिसिस टैब जो है। अब देखें डेटा टैब के अंदर सब टैब जो एनालिसिस का है, इधर मेरे पास तो ऑलरेडी आ रहा है डेटा एनालिसिस एंड सॉल्वर। नॉर्मली जब आप पहली दफ़ा एक्सेल को इंस्टॉल करते हो तो ये जो डेटा टैब है ये नज़र नहीं आ रहा होता। उसके लिए आपको एक्सेल के अंदर जाके, एक्सेल की ऑप्शंस के अंदर जाके आपने देखना है एड-इन्स। ठीक है, जब एड-इन्स आएगा तो हर एक्सेल के साथ ये सॉल्वर का जो होता है एड-इन होता है, ये नज़र नहीं आ रहा होता, एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ होता, मगर जब भी आप एक्सेल को इंस्टॉल करते हो तो ये उसके साथ इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। अब आपने इसको नज़र आने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्सेल के ऑप्शंस के अंदर जाना है। ऑप्शंस के अंदर एड-इन्स के अंदर जाके आपने सॉल्वर एड-इन करके गो करना है। ठीक है, ओके नहीं करना, गो करना है। जब आप गो करेंगे तो वो आपसे एडिशनल ऑप्शंस मांगेगा, तो आप उसके अंदर सॉल्वर एड-इन को क्लिक करें और फिर ओके करें। तब फिर आप जाएंगे अपने फिर से जाएं तो आपको ये वाला सॉल्वर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे अब हमने सॉल्व करना है। अब हमने जो स्टेप्स देखे थे फैसिलिटी लोकेशन एंड कैपेसिटी एलोकेशन मॉडल के, तो हमने कहा कि जी सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन किस किस तरीके की होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। वो मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास एक रेफरेंस था, उसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जी अब डिसीजन वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे पास इस केस के अंदर क्या है, किस किस जगह पे मैं फैसिलिटी लगाऊं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होगी और जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम से कम हो। ठीक है, ये दिस इज द डायलेमा दैट दी सन ऑयल कंपनी और एनी XYZ कंपनी इज फेसिंग। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने डिसाइड करना है किस किस जगह पे कितनी कितनी कैपेसिटी का लगाएं। उसके लिए आपने मैथमेटिकल मॉडल बनाया। मैथमेटिकल मॉडल को अब आपने एक्सेल के अंदर मॉडल किया। आपने सारी इंफॉर्मेशंस एक्सेल के अंदर डाल दी। फिर उसके बाद आपने डिसीजन वेरिएबल्स के लिए जगह छोड़ दी कि ये वो चीज़ें हैं या ये वो वेरिएबल्स हैं जो चेंज होंगे, ये वो डिसीजन है जो चेंज होंगे, जो वेरी करेंगे, कितना, कहाँ, कैसे। ठीक है, और फिर आपने एक्सेल के अंदर एक इंटरनल लॉजिक लगा दी कि जी ये तो सारी आपने जगह छोड़ दी हैं। अब ये देखें डिफरेंट फार्मूलाज आपने लगा दिए इसके अंदर कि जब ये चीज़ चेंज होएगा, जिस तरह से ये सेल है, सेल इसका मतलब ये है कि जी जो B28 सेल जो है उसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखें इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो B9 के अंदर वैल्यू है उससे आपने माइनस कर देना है सम B14 टू B18। B14 टू B18 जो है वो सारी की सारी क्या नॉर्थ अमेरिका की डिमांड है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ओरिजिनल डिमांड है नॉर्थ अमेरिका की विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन दी B9, उसमें से आपने माइनस कर देना है वो सारी की सारी डिमांड्स जो नॉर्थ अमेरिका की मेट हो जाएंगी। तो अब आपने इसके अंदर ये इस सेल के अंदर अनमेट डिमांड के अंदर शो कर दिया। ठीक है, ये सारों के अंदर आपने फार्मूला लगा दिया। अब ये फार्मूलाज जो है ये क्या शो करते हैं, ये एक्सेस कैपेसिटी शो करते हैं। एक्सेस कैपेसिटी किस तरह से वो कह रहा है कि जी जो आपकी G14
है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है H4 के साथ। H4 के साथ जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपने उसको ऐड H14 के साथ करना है और 14 से लेके J14 तक, ठीक है। ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि जी एक्सेस कैपेसिटी कितनी है। अब देखें इसके अंदर डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर ये दो सेल शो हुए हुए हैं। ये जब 1 होंगे तो सारे इट विल शो कि जी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी है वो हमने इन फार्मूला से शो किया हुआ है, इसलिए ये जो फार्मूला है ये आपको शो कर रहा है कि जी एक्सेस कैपेसिटी कितनी है। तो जब वो एक्सेस कैपेसिटी जब जो एक्सेल अपनी जब इसके अंदर कैलकुलेशन करेगा तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि जी एक्सेस कैपेसिटी कितनी है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें, ये वाला जो है दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन शो कर रहा है सम प्रोडक्ट ऑफ ये जो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और जितनी भी हमारी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो ये जितनी भी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सारी की सारी इस फॉर्मूला से कवर हो रही है। सम प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जी जो रो के हैं उनको आप रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सम अप कर दो, ठीक है। तो अभी मैं आपको शो करता हूं कि फिर इसके अंदर हम सॉल्वर को किस तरह यूज कर सकते हैं। जब आपने ये सारे के सारे फॉर्मूला लगा लिए तो फिर आपने एक टारगेट सेट करना है कि जी सेट टारगेट सेल विच इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि जी ये वाला जो सेल है दिस इज दी, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखना है। आपने करना क्या है, मिनिमाइजेशन करनी है, मैक्सिमाइजेशन करनी है। जाहिर बात है हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हम कॉस्ट को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम करेंगे। कॉस्ट को मिनिमाइजेशन कर दी, ठीक, उसको हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कह देते हैं। तो हमने बता दिया कि जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा एक सेल है एक्सेल के अंदर और उसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। हमने उसको मिनिमाइज करना है क्योंकि हमारे कॉस्ट कम से कम करनी है। अब वो कहता है बाय चेंजिंग दी सेल्स। अब बाय चेंजिंग दी सेल्स क्या, ये वो डिसीजन वेरिएबल्स है, ये वो डिसीजंस हैं जिनको हम वेरी करेंगे तो हमारे पूरे का पूरा मॉडल चेंज होगा। अब इसके अंदर देखें जो चेंज हो रहे हैं सेल्स वो B14 से लेके H18 तक हैं, ठीक है। ये वो सेल्स हैं B14 से H18। क्या बता रहा है कि जी आप किस जगह पे कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे। 1 अगर जो ये आपके हैं G14 एंड H14 01 हो, 0 का मतलब है कि जी नॉर्थ अमेरिका के अंदर नहीं प्लांट लगा, 1 का मतलब है नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्लांट लगा। अगर H14 का मतलब ये है कि जी नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाई कैपेसिटी का प्लांट लग गया, 0 का मतलब है नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाई कैपेसिटी का प्लांट नहीं लगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जी इन सेलों को आपने चेंज करना है। तो हम इसको कह देते हैं कि जी हमने इधर से रख के इधर तक सेलों को चेंज किया, हमने ओके कर दिया। तो ये बाय चेंजिंग दी सेल्स दिस। अब कंस्ट्रेंट्स इसके अंदर लगानी है। कंस्ट्रेंट्स किस तरह करते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली पहली कंस्ट्रेंट है कि जी B14 एंड H18 जो आपके पास B14 टिल H18 जो है ये इनको दे हैव टू बी पॉजिटिव वैल्यू। कंस्ट्रेंट किस तरह लगाई जाती है, कंस्ट्रेंट ऐसे लगाई जाती है कि जी B14 टू H18 आपने ऐसे कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जाहिर बात है नेगेटिव कंस्ट्रेंट लगाने का तो कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसकी नेगेटिव प्रोडक्शन हो या वो कुछ ना ले रहा हो। तो प्रोडक्शन प्लांट या तो 0 प्रोडक्शन करता है या तो पॉजिटिव प्रोडक्शन करना है। तो फिर हम इसको ओके कर देंगे तो ये इसके अंदर ऐड हो गई है। क्योंकि ये मैंने इसको फिर से आपके लिए डाला है, मैं इनमें से एक मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। इसी तरीके से दूसरी कंस्ट्रेंट कहती है कि B22 से B26
जो आपके पास B22 है और B26, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपके पास एक्सेस कैपेसिटी आ जाए ठीक है, मगर एक्सेस कैपेसिटी ये जो वैल्यू है या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, 0 से नेगेटिव में ना जाए। तो आप अब इस नेटवर्क, इस पूरे जो एक्सेल शीट जो आपने सेट किया है, अब आप उस पर कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं कि जी B28 टिल F28 जो आपके पास ये वाली हैं 28, B28 टिल F28, ये वाली वैल्यूज़ हैं, दे शुड बी इक्वल टू 0। आपके पास ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए जो मीट ना की जाए। देयर शुड बी 0 अनमेट डिमांड। आपको सारी डिमांड पूरी करनी है, इसलिए इसको कह दिए कि ये वाले जो सेल हैं इनको तुमने 0 रखना है। ये वाले सेल ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो अनमेट डिमांड है वो आप अभी तक अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर सके। देयर इज स्टिल सम अनमेट डिमांड। और जो आखिरी चीज़ इसके अंदर इसने की है कि जी G14 से H18, जो G14 से लेके H18, ये जो सारे के सारे हैं फंक्शन जो वैल्यूज़ हैं, दे आर बाइनरी, दे आर आइदर 0 और दे आर 1। ये वाली ऐड किस तरह की है, ये ऐसे ऐड की है कि जी आप इनको ऐसे सेलेक्ट करो, तो ये G14 से H18 हो गया, और अब आपने इसके अंदर शो कर देना है ये बाइनरी, ठीक है, एंड यू विल ऐड इट। तो अब वो ऐड हो गई। इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेल को बता रहे हो कि इन चीज़ों को तुमने सिर्फ 0 1 करना है, इनको और कोई वैल्यू नहीं रखनी। तो अब आपने एक्सेल को कहा है कि जी B14 से लेके H18 तक आप सेलों को चेंज कर सकते हो। ये वो डिसीजंस हैं जिनको आप वेरी कर सकते हो। आपने एक्सेल को ये कह दिया है कि जी आपने एक्सेल को ये कह दिया है कि जी जो G14 से लेके H18 तक सेल्स हैं वो बाइनरी होंगे, उनको या तो 0 रखो या तो 1 रखो। आपने इसको ये कह दिया कि जी जो 22 टिल 26 B22 टू B26 हैं, ये जो एक्सेस कैपेसिटी है इट शुड बी आइदर 0, या तो 0 हो या तो इससे ज़्यादा हो, ठीक है। और आपने इसको ये भी कह दिया है कि जी जो B28 से F28 तक सेल्स हैं या तो ये 0 हो, ये 0 होने चाहिए, ठीक है, दे शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपने सेट कर दी तो आप इसको कहोगे सॉल्व, तो ये आपको सॉल्व करके दे देगा और एक सिनेरियो आपको शो कर देगा। ये सिनेरियो जो है बेसिकली ये बता रहा है कि जी किस जगह पे कितनी चीज बनाई गई है, ठीक है। अब लेट अस सी कि जी ये क्या है। लेट मी फर्स्ट क्लीन इट अप अ लिटिल बिट। अब इसके अंदर आंसर के अंदर आपको क्या शो हो रहा है। अब ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, दीज आर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़, रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 000 1 रेज टू पावर, ये वेरी स्मॉल वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हम देखते हैं। लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट दीज थिंग्स। लेट मी अगेन go to the solver and solve it, okay। अब हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, हम सॉल्यूशंस देखते हैं। जो इसने सॉल्व किया एक्सेल के अंदर, जब हमने मॉडल पूरा बनाया तो उसके अंदर हमारे पास पता चला कि जी हमें जो टोटल कॉस्ट होगी वो इतने की पड़ेगी। टोटल कॉस्ट हमें 23,751। अब ऑफ कोर्स द ओरिजिनल कॉस्ट वाज इन मिलियन, तो हमें ओवरऑल प्रोडक्शन जो टोटल इस डिमांड को जो हमने मीट करना है कि जी हमने नॉर्थ अमेरिका को भी पहुंचानी है, साउथ अमेरिका को भी पहुंचानी है, यूरोप को भी पहुंचानी है, एशिया को भी पहुंचानी है, अफ्रीका को भी पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसके लिए हमें 23 मिलियन
$23,751 मिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं। हमें कहाँ कहाँ प्लांट लगाना है, आप यहाँ से देखें इसके अंदर एक्सेस कैपेसिटी किधर है। एक्सेस कैपेसिटी इसके अंदर हमें शो कर रही है कि जी अफ्रीका के अंदर ज़रा सी एक्सेस कैपेसिटी है। ये जो सेल है ये हमें शो कर रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां आपने पूरी डिमांड को पूरा नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें प्लांट कहाँ कहाँ लगाने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास ये जो दो सेल थे ये हमें शो कर रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो अब देखें ये वाला जो राइट साइड वाला जो प्लांट 1, अगर ये 1 होता तो इट मीन्स ओपन, इसका मतलब है हमने नॉर्थ अमेरिका में कोई प्लांट नहीं ऑन किया, साउथ अमेरिका में कोई लो कैपेसिटी प्लांट नहीं लगाया, यूरोप में कोई लो कैपेसिटी प्लांट नहीं लगाया, एशिया में कोई लो कैपेसिटी प्लांट नहीं लगाया, अफ्रीका में कोई लो कैपेसिटी प्लांट नहीं लगाया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर बेसिकली 1 एक्सपोनेंट रेज़ टू पावर 0, तो ये इक्वल्स टू 1 ही होती हैं। तो अब यहाँ देखें कि जी हमने साउथ अमेरिका के अंदर एक हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाया है, एशिया के अंदर हमने एक हाई कैपेसिटी का लगाया और अफ्रीका के अंदर हमने एक हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाया है। और टोटल इन 3 प्लांट्स को लगाने की कॉस्ट कितनी है, वो सारी की सारी कॉस्ट बेसिकली जितनी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है और जितनी हमने चीज़ें भेजनी है उनकी जो कॉस्ट है वो एडअप होके इतनी है। अब हमने देखना है कि जी कितनी चीज़ हमने कहाँ से भेजनी है। अब ये तो हमें पता चल गया कि जी हमने प्लांट कहाँ कहाँ लगाने हैं। हमने प्लांट साउथ अमेरिका में लगाना है, हमने प्लांट एशिया में लगाना है, हमने प्लांट अफ्रीका के अंदर लगाना है। कितनी कैपेसिटी का लगाना है, हाई कैपेसिटी का लगाना है। ठीक है, अब हम कैसे कैसे भेजेंगे। हम साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका 12 मिलियन यूनिट्स भेजेंगे। साउथ अमेरिका से साउथ अमेरिका के लिए हम 8 मिलियन की डिमांड, जो ये डिफरेंट रीजन्स की डिमांड थी ना कि नॉर्थ अमेरिका में इतनी डिमांड है, साउथ अमेरिका में इतनी डिमांड है, यूरोप में इतनी है, एशिया में इतनी है, अफ्रीका में इतनी है। तो अब हम देखते हैं, हमें पता चल गया हमने कहाँ कहाँ प्लांट लगाने हैं। हमने एशिया में लगाना है, हमने अफ्रीका में लगाना है और हमने साउथ अमेरिका में लगाना है। कितनी कैपेसिटी का लगाना है, हाई कैपेसिटी का लगाना है, 20-20 मिलियन यूनिट्स के लगाने हैं। अब हमने डिमांड को भी पूरा करना है, तो डिमांड किस तरह से पूरी होगी। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका 12 मिलियन यूनिट्स जाएंगी, साउथ अमेरिका से साउथ अमेरिका 8 मिलियन यूनिट्स जाएंगी। इसी तरीके से एशिया से यूरोप 4 मिलियन यूनिट्स जाएंगी, एशिया से एशिया के अंदर 16 मिलियन यूनिट्स जाएंगी, अफ्रीका से यूरोप के अंदर 10 मिलियन यूनिट्स जाएंगी और अफ्रीका से अफ्रीका के लिए 7 मिलियन यूनिट्स जाएंगी। अब आप इन सारों को जब आप एड अप करते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ को जब आप वैल्यूज़ इनको लेट्स से कि जी काउंट करो, तो आपके पास टोटल 12 + 8 + 4 + 10 + 16 + 7, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 57 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी आ जाती है। अब हमने 3 प्लांट्स लगाए हैं हाई कैपेसिटी के। जब 3 हाई कैपेसिटी के लगाए तो हमारे पास 60 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी आनी चाहिए ना। तो यहाँ इसलिए आपको ये शो कर रहा है 3 कि जी अफ्रीका के अंदर जो प्लांट है वो बना तो 20 मिलियन यूनिट्स रहा है, मगर अभी भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है 3 मिलियन यूनिट्स की। तो अब इस पूरे प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन को एक्सेल शीट के अंदर डाला, एक्सेल शीट के अंदर डिफरेंट सेल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स बनाए और फिर हमने उसको जो है सॉल्वर के अंदर डाला और सॉल्वर से सॉल्व किया। सॉल्वर के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन डाला, कंस्ट्रेंट्स डाली और डिसीजन वेरिएबल्स डाले। उससे हमारे पास एक पता चल गया कहाँ कहाँ तुम प्लांट लगाओ तो मिनिमम कॉस्ट में लगेगा, किस जगह को कहाँ से चीज़ें भेजोगे तो मिनिमम कॉस्ट लगेगी। अब आपके पास एक्सेल फाइल ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देख ली, आपको मैंने एक प्रोसीजर बता दिया। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जी आप बुक को खुद भी पढ़ो, बुक के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप एक्सेल फाइल खुद भी खोलो, एक दफ़ा इन प्रोसेसेस से गुजरो और इस आंसर को निकाल के देखो। एक्सेल फाइल के अंदर जो डिफरेंट फार्मूलाज लगे हुए हैं वो उनका क्या मतलब है उनको समझें ताकि आपको इस प्रॉब्लम को सेटअप करना आ जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।